नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। चैनल पर वक्त है 3 बड़ी खबरों का। देहरादून सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक संपन्न हो चुकी है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। बैठक में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, रेखा आर्य, सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल समेत कई अन्य मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए यूसीसी को लेकर सीएम धामी ने कहा, हमने 2022 में उत्तराखंड की जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही हम यूसीसी बिल लाएंगे। हम इसे लेकर आए। ड्राफ्ट कमेटी ने इसका मसौदा तैयार किया, यह पारित हुआ, राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी और अब यह एक अधिनियम बन गया है। सीएम ने बताया कि प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है। अब कुछ का विश्लेषण करने के बाद हम जल्द ही तारीखों की घोषणा करेंगे। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमारा वायदा था, हमारा संकल्प था कि हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 2022 के चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए थे, तो हमने ये वायदा किया था कि हम सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहला काम करेंगे, यूसीसी का विधेयक लाएंगे। हम यूसीसी का विधेयक लेकर आए और उस पर सभी ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई, एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है। और आज माननीय मंत्रिमंडल में इस बात पर हमने चर्चा करी है कि जल्दी से जल्दी हम उसका डेटों का, क्योंकि सारी तैयारी होने के बाद, क्योंकि भारतवर्ष में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य देवभूमि उत्तराखंड बनने जा रहा है, तो सभी चीज़ों की समीक्षा करने के बाद हम जल्दी ही डेटों का ऐलान करेंगे। अरुण, हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, बताइए क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रहा है और कब तक यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिस पर कि अभी भी लगातार काम जारी है? क्या सभी चीजें पूरी हो गई या फिर कुछ चीजें अभी भी अधूरी दिखाई देती हैं? जी रवि, यूसीसी को लेकर जिस तरीके से लंबे समय से इस पर कार्य हो रहा है, पहले इसका लेकर ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने अपना करीब 1.5 साल में ड्राफ्ट तैयार किया, उसके बाद उसे विधानसभा में पारित किया गया, उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए गया, राज्यपाल की मंजूरी के लिए गया, वहाँ पर मंजूरी यूसीसी को मिली। उसके बाद जो है इसकी नियमावली तैयार करने के लिए सरकार के द्वारा एक और कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी ने यूसीसी के लिए नियमावली तैयार की, फिर उसके बाद इसका पोर्टल तैयार किया, उसके बाद जो है नियमावली वो सरकार को सौंपी गई। उसके बाद जो इसका प्रशिक्षण होना है नियमावली का, उसका काम जो है लगभग वो पूरा हो चुका है। और अब माना जा रहा है कि 26 जनवरी को प्रदेश में यूसीसी जो है वो लागू हो सकता है, जिसको लेकर के आज जो है धामी मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी की नियमावली को मंजूरी भी मिल चुकी है, उस पर मोहर लग चुकी है। और इसी के साथ अब ये माना जा रहा है कि यूसीसी जो है जल्दी प्रदेश में लागू होगा। जो नियमावली तैयार की गई है, जिसके लिए प्रशिक्षण का काम जो है वो पूरा करीब हो चुका है। और ऐसे में किस तरीके से उसमें रजिस्ट्रेशन होगा पोर्टल में, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप के लिए हो या फिर विवाह का पंजीकरण हो या अन्य जो चीज़ें यूसीसी में हैं, इस चाहे वो गोद लेने की प्रक्रिया हो या फिर तलाक देने की प्रक्रिया हो, तो इस तरीके के जो कानून उसमें बनाए गए हैं, जो उन पर किस तरीके से नियम कानून होंगे, तो उसको लेकर जो नियमावली तैयार की गई उसका काम लगभग पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा भी लगातार ये स्पष्ट किया जा रहा है कि इस महीने जो है प्रदेश में यूसीसी लागू किया जाएगा। हालांकि जो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि इसको लेकर के एक डेट अभी डिसाइड की जाएगी कि किस दिन जो है इसको लेकर इसे लागू किया जाएगा, किस दिन इसकी घोषणा की जाएगी। तो ऐसे में अब क्योंकि लगातार ये माना भी जा रहा है कि 26 जनवरी तक प्रदेश में यूसीसी लागू होगा, 26 जनवरी को, लेकिन ऐसे में भी ये देखने वाली बात होगी कि प्रदेश में 26 जनवरी को यूसीसी लागू होता है या नहीं। हालांकि इसको लेकर के लगातार जो है सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं। विपक्षी दल लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहा है और विपक्षी दल का कहना है कि यूसीसी को लेकर के जिस तरीके से तमाम चीज़ें हैं, चाहे वो अभी आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, इस तरीके के आरोप भी विपक्षी दल के द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें भी हैं। हालांकि सत्ता पक्ष के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि यूसीसी सभी को समान कानून देने का अधिकार है, सभी को समान कानून इससे मिलेंगे, सभी के हक की बात होगी और सभी के उत्थान के लिए यूसीसी कारगर साबित होगा। तो ऐसे में अब जब यूसीसी प्रदेश में लागू होगा, उसके बाद किस तरीके से ये कार्य करेगा, इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, क्या इसके मेरिट्स होंगे, क्या इसके डिमेरिट्स होंगे और समय समय पर क्या इसमें बदलाव भी होते हैं, तो ये तमाम चीज़ें आगे आने वाले समय में देखने वाली होगी। हालांकि प्रदेश में अब जो है
26 जनवरी को यूसीसी लागू होता है या नहीं, ये भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। अरुण, इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है और आम जनता ये जानना चाहती है कि प्रदेश सरकार अगर यूसीसी लागू करती है तो किस तरीके का बदलाव आएगा। मुख्य बदलाव की अगर बात करें तो हम कैसे समझा सकते हैं कि यूसीसी लागू होने के बाद इस तरीके के बदलाव प्रदेश में देखने को मिलेंगे? जी रवि, देखिए यूसीसी की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जो तमाम चीज़ें इसमें रखी गई है, लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन को लेकर हो या फिर गोदनामा जो है उसको लेकर के हो, या फिर तलाक जो दिया जाता है उसको लेकर के हो, या विवाह के लिए पंजीकरण हो, तो ऐसे में कई चीज़ों में मायने भी अहम भी हो सकता है कि ताकि जिस तरीके से विवाह पंजीकरण को लेकर हो, क्योंकि बाद में जो तमाम चीज़ें देखने को भी मिलती है, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप में हो, उसका रजिस्ट्रेशन होगा तो सभी को उसका जो है पता रहेगा। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि लिव इन रिलेशनशिप में जब लोग रहते हैं, लेकिन इसमें कई चीज़ें भी हैं, और ऐसे में इसके क्या बदलाव इससे होते हैं, क्या इसके मेरिट्स होंगे, क्या इसके डिमेरिट्स होंगे, ये तो जब पूर्णतया धरातल पर उतरेगा उसके बाद ही ये तमाम चीज़ें स्पष्ट होंगी कि लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव यूसीसी ने डाला है और किस तरीके से यूसीसी लोगों के जीवन पर प्रभाव डाल रहा है, क्या कुछ बदलाव इससे आए हैं। तो ऐसे में जब ये पूर्णतया जो है प्रदेश में लागू हो जाएगा, धरातल पर पूरा उतर जाएगा, और जब इसके नियमावली है, जो कार्य हैं, वो कानून है, वो काम करना शुरू करेंगे, तो उसके बाद ही तमाम चीज़ें और आगे खुलकर जो है सामने आएंगी। अरुण, जिस तरीके से हमारी पूजा पद्धति है, धार्मिक मान्यताएं हैं, हमारी संस्कृति है, इसको लेकर भी लोगों में एक भ्रम बना हुआ है, या फिर कई तरीके की चर्चाएं हैं कि यूसीसी लागू होगा तो इसका किस तरीके से इसका पालन किया जाएगा। इसको लेकर क्या अपडेट्स है, कैसे लोग इसे समझ सकते हैं? जी रवि, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से, क्योंकि कई तरीके की चीज़ें भी हैं, लोगों में का कई मानना है कि जो लोगों का पूजा पाठ है, या जिस तरीके से जो लोगों के विवाह करने के अलग अलग तरीके हैं सभी के धर्मों में, क्योंकि सभी धर्म के लोग उत्तराखंड में रहते हैं, तो करीब जो सभी के अलग अलग रीति रिवाज हैं, तो ऐसे में सरकार के द्वारा ये भी लगातार कहा जा रहा है कि जो भी लोगों के अपने रीति रिवाज हैं, या जिस तरीके से शादी होती है, या फिर जो वैसे पूजा पाठ होता है, या कि चाहे मुस्लिमों में बात हो, जैसे वो अपना जो है करते हैं, तो इस तरीके से चाहे वो क्रिश्चियन में हो या अन्य धर्म हो, तो इस तरीके से जो भी उनके पूजा पाठ हैं, जो भी वो करते हैं, उसमें कोई बदलाव इस तरीके से नहीं होगा, और उसमें कोई भी दिक्कत यूसीसी में इस तरीके की उससे पैदा नहीं होगी। हालांकि ये तमाम चीज़ें किस तरीके से इस पर इफ़ेक्ट क्या होंगे, इसके मेरिट्स भी क्या होंगे, तमाम चीज़ें आने वाले समय में और भी खुलकर सामने आएगी जब यूसीसी जो है वो प्रदेश में जो है वो लागू होगा। ठीक है अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और आज की दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस के वचन पत्र को लेकर। देहरादून में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी किया है। मौके पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के CWC सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल, प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा, कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत मौजूद रहे। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी के सभी नेता जुड़े हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने वचन पत्र के संकल्प गिनाए। तो कांग्रेस ने निकाय चुनाव को लेकर अपना वचन पत्र जारी कर दिया गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के CWC सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल यहां पर मौजूद रहे। प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा भी मौजूद रहे। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी यहां पर मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस के तमाम नेता जुड़े। करण महारा ने वचन पत्र के संकल्प को सबके सामने रखा। पहले अगर हम देहरादून की बात करें तो मैं 2 दिन से देहरादून में जो मिला लोगों से, और चूंकि मेरा अपना शहर है, तो एक बात मैं एक शेर में बात कह सकता हूँ। मैं अकेला ही चलाता जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां जुड़ता गया। आज यहाँ के मेयर की बात करेंगे तो आम पब्लिक ये कह रही है कि कांग्रेस ये चुनाव जीतने जा रही है। इसी के अलावा बहुत सारे ऐसे नगर निगम हैं जहाँ पे लोगों की आवाज़ें आ रही है, क्योंकि लोग दुखी हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि लोग बीजेपी से खुश हैं। लोगों का ये कहना है कि अब बदलाव चाहिए, और उस बदलाव के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हमने संकल्प पत्र जारी किया है। इसी खबर पर अधिक जानकारी
हम लेंगे पॉलिटिकल पार्टी से भी किस तरीके से वो इस चीज़ को सामने लेकर आ रहे हैं। कांग्रेस की ही बात करते हैं क्योंकि उन्होंने अपना वचन पत्र जारी किया है। तो आशीष सैनी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। आशीष जी, आपका स्वागत है चैनल पर। और आज जिस तरीके से वचन पत्र जारी किया गया, उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको लगता है कि इस वक्त जनता के बीच ले जानी चाहिए? जो 26 बातों का जिक्र किया गया, महत्वपूर्ण बातों के अगर देखें तो। देखिए, कांग्रेस के वचन पत्र में हर उस बात को शामिल किया गया जिसकी मांग हमेशा जनता की तरफ से आई या जिस समस्याओं को लोगों ने झेला है पिछले लंबे समय से। डबल इंजन और ट्रिपल इंजन के नाम पर इस प्रकार से देहरादून के लोगों को ठगने का काम किया गया और नगर निगमों और शहरी क्षेत्रों को में भी यही स्थिति रही। जो कार्य कराए गए उनकी कुल गुणवत्ता बहुत घटिया थी। जो सामान्य नागरिक सुविधाएं थी वो स्मार्ट सिटी के बड़े लंबे चौड़े नारे के नाम पर हवा में ही रह गई। तो ये सब चीजें हैं जो स्मार्ट सिटी में जो काम होने थे वही कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखे हुए हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि उन्होंने कहा है और हम करके दिखाएंगे, इतना ही अंतर है। तो ये सब चीजें हमारे नेताओं ने जनता के बीच में अपने प्रस्ताव रखे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि 23 जनवरी को मतदान में कांग्रेस को लोग चुनेंगे और इन वचन पत्रों पर और हमारे जो उसके बाद किए गए कार्य है उसकी कसौटी पर हमें उतार कर देखेंगे। और यदि हम अच्छे काम करें तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भी जनता सत्ता परिवर्तन कर अपने विकास के रास्ते को प्रशस्त करने का काम करेगी। कल शाम को 5 बजे आशीष जी जो चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने काफी पहले अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया था। ऐसे में क्या आप लोग ये इंतजार कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र में क्या रखती है उस हिसाब से ही हम भी अपनी बात रखेंगे, या फिर आपको ये नहीं लगता कि ये कुछ देर हो गई? नहीं, इसको देर इसलिए नहीं कह सकते कि हम लोगों ने देखिए, एक चीज मैंने पहले कही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, साथ ही देहरादून के नगर निगम के संबंध में भी है। तो उन्हें कोई घोषणा पत्र जारी नहीं करना है, उन्हें तो अपना जो कार्य किया है उनकी घोषणा करनी है। तो उन्होंने उस पत्र में तो ये घोषित नहीं किया कि उन्होंने देहरादून के लिए भी या किसी भी नगर निगम क्षेत्र के लिए क्या कार्य किया है, उसकी घोषणा नहीं करी। उन्होंने तो बताना था कि उन्होंने क्या काम किया जिसके नाम पर वो वोट मांगने जा रहे हैं। कांग्रेस को अपना घोषणा पत्र बनाना था, हम इसे कांग्रेस कार्यालय में प्रमुख नेताओं के साथ बैठ के बना सकते थे, लेकिन हमने इसे जनता की आवाज बनाया। हमने लोगों से एक एक सवाल पूछा, इसीलिए इस पर देरी हुई है। इसमें सभी के बातों को शामिल करते हुए जो समस्याएं धरातल पर दिखाई दे रही हैं उसको घोषणा पत्र में शामिल करते हुए उसी को अपने संघर्ष का मूल मंत्र बनाया। हमारी दिल भी यही है और हमारी घोषणा भी यही है कि हम जो काम करेंगे उसको पहले बताएंगे, फिर उस काम की कसौटी पर जनता से निवेदन करेंगे कि हमें कसे, हमारी जांच करें, हमने कितना काम कहा था, कितना किया है, और उसके बाद हमें मतदान करें। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह खोखले नारों और वादों पर विश्वास नहीं करते, हम काम पर विश्वास करते हैं, इसलिए काम की बात करते हैं। ठीक है आशीष सैनी जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बताया कि हमारा वचन पत्र है और हम अपने उसी वचन पर काम करेंगे। जब कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र जारी हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने भी उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कमलेश रमन जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। कमलेश जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। जी नमस्कार। कमलेश जी, वचन पत्र कांग्रेस का सामने आ गया, क्या प्रतिक्रिया आप लोगों की इस पर? बिल्कुल, मैं अभी सुन रही थी कांग्रेस के हमारे उनके नेता को और मैं देख भी रही थी 26 वचनों का पहला वचन हिमालय ग्लेशियर, जो 26 वचन इन्होंने दिए, ये 26 वचन तो मुझे लगता है 2013 में भी दिए थे इन्होंने, 2003 में भी दिए थे। क्या रहा इन 26 वचनों का? दूसरी बात, कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है मलिन बस्तियों को, मैं खासकर मलिन बस्ती की बात करूं क्योंकि मैं देहरादून के अंदर हूं, तो आप मुझे बताइए, जब इनकी सरकार थी इन्होंने जिस व्यक्ति को मलिन बस्तियों की समिति का अध्यक्ष बनाया वो तो खुद अतिक्रमणकारी है, वो तो खुद अतिक्रमण की जद में है। उसका पूरा मकान, उसके परिवार का, उसके रिश्तेदारों का मकान पूरा अतिक्रमण की जद में है। तो वो ऐसा व्यक्ति ने जिसकी इन्होंने कमेटी बनाई, क्या वो मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दिला सकते हैं? क्या ये संभव है कि इस वक्त राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किस प्रकार से कांग्रेस झूठ का पुलिंदा लेकर के इस वचनों में लेकर के आई है, जो अपने वचन उन्होंने बताए हैं, कौन से ऐसे वचन है जो उन्होंने पिछले पूरे किए, जरा उन वचनों को भी बता देते। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र के साथ साथ उन्होंने क्या कार्य किए, ऐतिहासिक क्या निर्णय लिए, उन सबको भी उजागर करने का काम किया। पुष्कर सिंह धामी जी ने दोनों, जो हमारे स्टेट में, जो हमारे प्रदेश में जो योजनाएं, जो ऐतिहासिक निर्णय लेकर के उन्होंने काम किया,
विकास को लोगों के घर घर तक पहुंचाने का काम किया, उन सबको भी दर्शाया। और आगे हम क्या करेंगे, योजनाबद्ध तरीके से क्या क्या चीजें हमारी नगर निगम में रहने वाली है, नगर पालिकाओं में रहने वाली है, उन सारे संकल्प पत्रों में हम लोगों ने खुल करके बताया। लेकिन कांग्रेस का अगर हम वचन पत्र की बात करें तो क्या इन्होंने वो वचन पूरे किए जो पहले इन्होंने वादे किए थे जनता से? उस वक्त तो इनकी सरकार थी, सरकार तो इनकी भी रही। क्या मलिन बस्तियों को हक दिलाने के लिए इन्होंने जो जिस वक्त वो कमेटी बना करके तैयार करी, माननीय हरीश रावत जी उस समय मुख्यमंत्री थे, पूरे साल भर वो जो फाइल थी वो उस अतिक्रमण की जद में थी, उन्हीं के घर में थी जिन्होंने खुद मलिन बस्तियों में अतिक्रमण कर रखा है। तो मुझे बताओ क्या संभव हो सकता है कि कांग्रेस किसी को मालिकाना हक दे सकती हो? वो केवल और केवल लोगों को गलत तरीके से अपनी वोट बैंक की राजनीति करके सिर्फ और सिर्फ उन्हें बसाने का काम तो कर सकती है, लेकिन योजना तरीके से एक सुदृढ़ तरीके से क्या उन्हें सड़क, बिजली, पानी, क्या उनका चौड़ीकरण, इस तरीके का उन्होंने कहीं तक भी दूर तक नहीं देखा। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को ये जो अभी इन्होंने कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी खाली जो है बोलती है, हमने जो कहा हमने वो किया, हम विकास करते हैं, विकास की राह पर चलते हैं और इसीलिए हमारा संकल्प पत्र पहले आया। एक बार तो कांग्रेस ये कह रही थी हमें घोषणा पत्र की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी संकल्प पत्र की आवश्यकता नहीं है, हमारा संकल्प पत्र ऐसे ही चलेगा, हम तो मुंह से बोलेंगे। आज क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई जनता के बीच में अपने वचन पत्र को लाने की? अगर वचन पत्र की आप बात करते हैं तो कौन से ऐसे काम है वो भी आपको बताने चाहिए थे जब आपकी सरकार थी, उनको गिनवाना चाहिए था। लेकिन केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो इस वक्त कांग्रेस कर रही है, जो विपक्ष कर रही है, जनता सब जानती है। और जनता रिपोर्ट कार्ड देने का काम करती है, जनता उस रिपोर्ट कार्ड के ऊपर मोहर लगाने का काम करती है। रवि जी जो काम करता है, जैसे विधानसभाओं में मोहर लगाने का बटन दबा करके उन्होंने जो है विधानसभा में यहाँ भाजपा की सरकार बनाई, लोकसभा में यहाँ से 5 हमारे प्रत्याशी उन्होंने देने का काम किया। और अब भी इस वक्त भी आप देखेंगे कि 11 हमारे नगर निगम है, हमारी पालिकाएं हैं, नगर पंचायत है, वहां से ज्यादा हमारे कैंडिडेट जीत करके आएंगे और 11 के 11 निगमों में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। क्योंकि सच का सब साथ देते हैं, सत्य का सब साथ देते हैं, झूठ का कोई साथ नहीं देता। जिनकी नैया को पार लगाने वाले ही नेता अगर कैंडिडेट के साथ ना चल रहे हो, जिनके सीनियर नेता ही अपने प्रत्याशी से दूरी बना के बैठे हो, जिनके सीनियर नेता अपने नेताओं को हिदायत दे रहे हो कि बाहर निकलो मैदान में, मेरे पास बहुत सारे हथियार हैं, क्या आंखें बंद कर लूंगा, प्रदेश को लूट लो, क्या ऐसे लोगों पर जनता भरोसा करेगी? रवि जी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त काम कर रही है उसके काम के नाम पर मोहर लगाएगी 23 जनवरी को नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में, नगर पंचायतों में, पार्षदों में, सब जगह भारतीय जनता पार्टी को। यहाँ अगर मैं देहरादून की बात करूं तो सौरभ थपलियाल जी जो हमारे यहाँ मेयर के प्रत्याशी हैं, छात्र राजनीति से लेके आंदोलनकारी से लेकर के तमाम जगह जहाँ भी जा रहे हैं, लोग, बुजुर्ग, महिलाएं, युवा साथी उनका साथ दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने पुष्कर सिंह धामी जी ने जो काम किए उनको लेकर के लोगों के बीच में है। और जो नगर निगम में और बेहतर इसको हरियाली की ओर ले जाने का काम जो संकल्प सौरभ थपलियाल जी ने लिया है उसको वो पूरा करेंगे मेयर बनने के बाद, जो लोगों ने उनसे डिमांड करी है। ठीक है कमलेश जी, आपने भी अपनी बात रखी और कांग्रेस नेता ने भी अपनी बात रखी है और जनता किस पर विश्वास करेगी देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका। और अब बात करते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर की, जहां पर राशन में भी धांधली नजर आई है। कुशीनगर के कसिया तहसील में एक गांव के सरकारी राशन में धांधली का मामला सामने आया। बता दें कि सरकारी गल्ले के कोटेदार ने घर के अंदर बने गोदाम से सरकार की तरफ से गरीबों को दिए जाने वाला राशन पिकअप वाहन में आए खरीदार को बेच दिया। इस मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे सरकारी गल्ले से सरकारी राशन लोड किया जा रहा है। तो सरकारी राशन में धांधली का मामला सामने आया है। कोटेदार ने खरीदार को राशन बेचा, ये बड़ा आरोप है। सरकारी राशन बेचने का वीडियो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसे कहा जा रहा है कि ये सरकारी राशन को खरीदार को बेच दिया गया। पिकअप में गोदाम से लाकर ये राशन बेचा गया। कसिया तहसील के रहसू जुनेबी पट्टी का ये पूरा मामला है। तो सरकारी गल्ले के दुकान से राशन बेचने का वीडियो वायरल हो चुका है। कोटेदार के घर के अंदर बने गोदाम से ये राशन बेचा गया, ये बड़ा आरोप है। गरीबों को दिए जाने वाला राशन कोटेदार ने बेच दिया। पिकअप वाहन पर सरकारी राशन लोड करते हुए दिखे हैं जो खरीदार हैं। कसिया तहसील के रहसू जुबैनी पट्टी का ये पूरा मामला है, जुनेबी पट्टी का, कुशीनगर में, जहां पर ये वीडियो सामने आया, जिसके बाद इसकी चर्चाएं तेज हो गई हैं।
और ये कहा जा रहा है कि जो कोटेदार है उसका घर है और घर के अंदर गोदाम बना हुआ है और यहाँ पर गोदाम से राशन निकालकर जो गरीबों को बांटा जाना था वो राशन यहाँ पर किसी अन्य खरीदार को दे दिया गया। ये बड़ा आरोप है। अब इस पर देखना होगा कि जो वीडियो सामने आया है इस वीडियो की किस तरीके से जांच की जाती है और क्या कुछ कार्रवाई इस पर होगी, क्योंकि यहाँ पर जो सस्ते गले का राशन आता है वो गरीबों के लिए आता है, लेकिन ये बड़ा आरोप है कि यहाँ पर अन्य खरीदारों को पिकअप वाहन में लोड करते हुए ये तमाम लोग दिखाई दिए हैं। ये वीडियो सामने आ चुका है, पास खड़े किसी व्यक्ति ने ये वीडियो बनाया जिसके बाद चर्चाएं तेज हो गई। तो सरकारी राशन में धांधली का मामला सामने आया है। जो राशन गरीबों के लिए मुहैया कराया जाना था वो राशन किसी अन्य खरीदार को बेचते हुए दिखाई दिए हैं कोटेदार, और जो पिकअप वाहन है उस पिकअप वाहन में राशन को लोड करते हुए भी साफ तौर पर इस वीडियो के माध्यम से देखा जा सकता है। ये कहा जा रहा है कि कोटेदार का ये घर है, घर के अंदर गोदाम बना हुआ था जिस गोदाम से ये राशन पिकअप वाहन में लोड करते हुए खरीदार दिखाई दिए हैं। इसी खबर ताज़ा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र गुप्ता फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। शैलेंद्र, ये पूरा मामला सामने आया, वीडियो वायरल है, इसके बाद क्या इस पर कोई जांच की जा रही है? ताज़ा अपडेट क्या है? जी बिल्कुल बता देना चाहेंगे, ये कुछ कोटेदार जो है गरीबों के जो कहते हैं ना गरीबों के हाथ पे डाका मार ऐसा ही ये काम करते हैं, क्योंकि राशन की कालाबाजारी एक बड़ी समस्या हो गई है। अब ऐसे में सरकार जिस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है कि आप बायोमेट्रिक सिस्टम से अंगूठा लगाएंगे और फिर राशन लेके जाएंगे और पर यूनिट जो है देना होता है, ऐसे में राशन की कालाबाजारी करना इस कोटेदार को बहुत ही भारी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि सुबह से जांच टीम लगी हुई है और 2 इंस्पेक्टर इसकी जांच कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जिस प्रकार राशन जो है वो अपने घर में रखा था, घर के पीछे गोदाम बना रखा था, उस गोदाम से राशन की कालाबाजारी कर रहा था। जो ग्रामीण जो है इसका वीडियो बनाया वायरल किए, तो ऐसे में गरीबों के हाथ पे जो डाका डालने वाले हैं इनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए और जांच कर रही है। शैलेंद्र, किस दिन का ये वीडियो बताया जा रहा है और उसके बाद जांच को लेकर अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? जी बता दूं आपको अभी कि ये वीडियो जो है 2 दिन पहले का बताया जा रहा है, जो कि गुपचुप से ये बनाया गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि उसका ये पेशा था उस कोटेदार का, तो ये जो है ये वीडियो वायरल हुआ और इसमें जो है अधिकारी जो इंस्पेक्टर है, सप्लाई इंस्पेक्टर अपनी जांच कर रहे हैं। जी शैलेंद्र, क्या कोटेदार जिन पर ये आरोप लगे हैं और जिनके घर के बाहर का ये वीडियो बताया जा रहा है उनका इस मामले पर अभी तक कोई बयान सामने आया? नहीं, देखिए वो गांव है जुलाबी पट्टी, कस्या तहसील का वो गांव है जुलाबी पट्टी। उस गांव में पहले कोटेदार हुआ करते थे, उस कालाबाजारी के कारण ही उसको जो है सस्पेंड कर दिया गया, हटा दिया गया। उसके बाद ये एक जो है स्वयं सहायता जो समूहें होती हैं उसके माध्यम से एक महिला समिति को जो है दी गई कि आप जो है राशन का वितरण टाइम टू टाइम करेंगे और सभी जो कार्ड धारक हैं उनको समय से देंगे। लेकिन उसमें भी कालाबाजारी होना शुरू हो गया, जिसको गोपनीय तरीके से चोरी छुप के जो है गोदाम से वो बोरा जो है पिकअप पे लादा जा रहा है, जिसको जो है बेचने का काम जो है कोटेदार के द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसे में लापरवाही है, कार्रवाई होगी, ये शाम तक रिपोर्ट मिलेगा। जी ये जरूरी है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। शैलेंद्र, जो वीडियो है इससे ये लगता है कि पहले भी क्या इस तरीके से राशन को बेचा गया होगा, इस बात की भी संभावनाएं तेज हो जाती हैं? जी बिल्कुल बता देना चाहेंगे। कुशीनगर जनपद एक ऐसा जनपद है जो पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा हुआ जिला माना जाता है, क्योंकि ये जो है योगी आदित्यनाथ जी का जो होम डिस्ट्रिक्ट है उसे सटे हुए डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद बिहार स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे राशन की कालाबाजारी जो है जोरों पे चली आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे इस पे अंकुश लगा। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे राशन माफिया हैं जो इस पे जिन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है और नहीं सरकार जो है इस पे अंकुश लगा पा रही है या प्रशासन अधिकारी कार्रवाई कर पा रहे हैं। तमाम ये व्यवस्था कर दी, यूनिट सिस्टम कर दिया गया, जीपीएस सिस्टम कर दिया गया। ऐसे जो है माफिया है जो कालाबाजारी कर रहे हैं, ऐसे जो चिन्हित हो जाए तो इन लोगों के ऊपर ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि अन्य कोटेदारों में भी इसका डर बना रहे। बिल्कुल शैलेंद्र, आप कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि अन्य कोटेदारों में भी इसका डर बना रहे और इसकी जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आ गई बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये जांच होनी भी चाहिए, जहां पर अगर गलती है तो कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे से कोई भी कोटेदार इस तरीके से ऐसे कामों को अंजाम देने से बचे। शुक्रिया आपका शैलेंद्र जानकारी के लिए। तो तहसील कसिया जनपद कुशीनगर की बात आपको बता रहे हैं, जहाँ पर कसिया तहसील के रहसू जुनेबी पट्टी का ये पूरा मामला है, जहाँ पर कोटेदार ने
राशन बेच दिया, ये बड़ा आरोप लगा है। हालांकि जो यहाँ पर खाद्य इंस्पेक्टर हैं उनकी ओर से, उनकी टीम की ओर से इस पर जांच की जा रही है। कोटेदार के भी इस पर बयान लिए जाएंगे। ये पूछा जाएगा कि कौन सा राशन है और इसको किसको बेचा गया है, क्योंकि ये राशन गरीबों का और जो पात्र कार्ड धारक है उनके लिए यहाँ पर आता है। लेकिन सस्ते गले का राशन अगर बेचा जा रहा है तो अपने आप में ये बड़ा अपराध है। तो आपको बता दें कि कोटेदार के गोदाम से ये राशन बेचा गया है। पिकअप में लोड करते हुए यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त आपको सीधे मसूरी लेकर चलते हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस जनसभा में मौजूद हैं। और जो यहां से भाजपा के प्रत्याशी हैं, यहां चेयरमैन के लिए, वो इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रही हैं। कि आपने हमको यहाँ पे समय दिया, क्योंकि हम लोगों को आपकी यहाँ पे जरूरत सच में थी, क्योंकि जो मसूरी की जो समस्याएं हैं, मसूरी जिन समस्याओं से जूझ रहा है आपके संज्ञान में है, माननीय मंत्री जी के संज्ञान में है। इसके बावजूद भी मैं आप लोगों आपके सामने कुछ चीजें जरूर रखना यहाँ पे चाहूंगी। हमारे जो पर्यावरण मित्रों की जो समस्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आदेशानुसार यहाँ पर्यावरण मित्र को 15,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से वेतन दिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पर्यावरण मित्र तक वो वेतन सिर्फ 8,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से पहुंच रहा है। वो वेतन नगर पालिका की जो निवर्तमान बोर्ड रहा है, उनके माध्यम से वो ठेके पर वो दिया गया काम, और वो ठेके पर जो काम दिया गया उनके आधार पे जो 15,000 रुपये पर मंथ पर्यावरण मित्र को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है। वो आज 8,000। तो मसूरी में जनसभा रखी गई है, जहां से आप सुन रहे थे भाजपा की महिला प्रत्याशी को। 3 बड़ी खबरों में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहिए चैनल 24।